लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे टॉपिक, उस टॉपिक का नाम था ग्रीडी टेक्निक। ग्रीडी टेक्निक जो एल्गोरिदम है जिसका इस्तेमाल होता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। लास्ट क्लास में मैंने इसमें इसी से रिलेटेड 3 एग्जांपल आप लोगों को बताए थे। तो उस एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया था कि ग्रीडी टेक्निक के 3 केस है। पहला केस ग्रीडी टेक्निक ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, दूसरे केस में ग्रीडी टेक्निक सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, तीसरे केस में ग्रीडी टेक्निक फेल होता है। इस क्वेश्चन को मैंने एक छोटे से डायग्राम से समझाया था आपको कि आपको अगर ए से डी पे जाना है, आपके पास कितने सारे रूट अवेलेबल होंगे। यहाँ पर ए और बी के बीच में जो रूट है ये वेट दे रखा है कि ए से बी पे जा रहे हो तो कॉस्ट आपको लग रही है 100, बी से डी पे जा रहे हो तो कॉस्ट लग रही है 300। तो उस तरह से मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मैं ए से डी पे जाता हूँ तो मेरे पास कौन कौन से रूट अवेलेबल है और उनकी कॉस्ट क्या है। तो मैंने निकाला कि ए से बी पे जाऊँगा, देन बी टू डी, ए टू बी, बी टू डी पे जा सकता हूँ। इसकी कॉस्ट आ रही थी 400, 100 प्लस 300 इक्वल टू 400। फिर दूसरा हमारा जो रूट है ए सी प्लस सी डी का, ए टू सी, सी टू डी, इसकी कॉस्ट आ रही थी 500। फिर ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, इसकी कॉस्ट आ रही थी 300। उसी रूट को हम फॉलो करेंगे जिसकी कॉस्ट सबसे कम है। यहाँ पर सबसे कम किसकी कॉस्ट है 300, ए टू डी, जिसको मैंने टिक कर रखा छोटा सा। इस रूट को मैं फॉलो करूंगा जिसकी कॉस्ट सबसे कम है। फिर जब मैंने 3 केस बताए थे ग्रीडी टेक्निक के जिसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम सॉल्व कर रहे थे, ये 3 अलग अलग तरह के हमने क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी को 279 की पेमेंट करनी है और आपके पास आप इंडिया में हो, आपके पास है डी को मतलब है डिनोमिनेशन, कि कौन कौन से नोट आपके पास अवेलेबल है। 2000 का नोट आपके पास है, 500 का है, 200 का है, 100 का, 50 के सारे नोट आपके पास अवेलेबल है। हम लेट करते हैं कि ये आपके पास जो नोट है 2000 का नोट प्लेंटी अमाउंट्स ऑफ अवेलेबल है, गड्डियाँ पड़ी है नोटों की आपके पास में। किसी को आपको 279 की पेमेंट करनी है, आप किससे करोगे विदाउट एनी चेंज। आपको चेंज ना लेना है ना देना है, आप अपनी तरफ से सिर्फ डायरेक्टली आपको पेमेंट करोगे। तो क्वेश्चन आपका ये है कि मिनिमम कितने नोट के अंदर आप 279 की पेमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने 2000 का नोट उठाया यहाँ पे, जिसे हम बोलेंगे चोजन डिनोमिनेशन। फिर ये जो दूसरा वाला हेडिंग है टोटल अमाउंट सोफा, आपने 2000 नोट को सिलेक्ट किया। ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अगर मैं किसी को 279 की पेमेंट करता हूँ तो 1 रुपए के कॉइन से स्टार्ट नहीं करूंगा, बड़े नोट से स्टार्ट करूंगा। तो बड़े नोट में मैंने 2000 उठाया, 0 प्लस 2000 इक्वल टू 2000, ये ग्रेटर देन हुआ 279 से, क्योंकि मुझे 279 की पेमेंट करनी है। इनिशियल आपके पास कितनी अमाउंट है, 0 अमाउंट है। तो आपने जो 2000 सिलेक्ट किया था उसे आपने ऐड किया, टोटल 2000 हो गई है। ग्रेटर देन 279 आपने इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इससे आपकी पेमेंट नहीं हो रही है। फिर आपने 500 का पिकअप किया, 0 प्लस 500 इक्वल टू 500 विच इज ग्रेटर देन 279, इसे आपने रिजेक्ट किया। तीसरा नोट आपने उठाया 200 का यानी 200 का, सो 0 प्लस 200 इक्वल टू 200, ये लेस देन 279। आप चेक करो, पेमेंट आपको 279 करनी थी और 200 जो आपकी टोटल अमाउंट बनी है ये लेस देन 279 हुई है, इसे आप एक्सेप्ट करोगे। हमारा एल्गोरिथम अगेन दोबारा 200 का नोट पिक करेगा, 200 का जो नोट है पिक करेगा हमारा एल्गोरिथम। तो दोबारा जब इसने पिक किया तो यहाँ पर अमाउंट आपकी हो रही है 200 प्लस 200 इक्वल टू 400, ये ग्रेटर देन 279, इसलिए आपने इस नोट को भी रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने पिक किया 100 का, सो 100 प्लस 200 इक्वल टू 300 हो रहा है, ये ग्रेटर देन 279 है, इसलिए उसने उसे क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। अब 100 के बाद आप पिक करोगे नोट, दैट नोट विल बी 50। आपने 50 का नोट यहाँ पिक किया है, आपने 50 का नोट पिक किया, सो 50 प्लस 200 इक्वल टू 250, ये लेस देन 279 है, इसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, कटिंग नहीं किया आपने इसकी। अगेन हमारा एल्गोरिथम 50 का नोट पिक करेगा, अभी आपके हाथ में 250 है, सो 50 प्लस 250 इक्वल टू 300, ये ग्रेटर देन 279 आपने रिजेक्ट कर दिया है। फिर आपने 220 का नोट पिक किया, तो 20 प्लस 250 इक्वल टू 270 विच इज लेस देन 279। फिर दोबारा आपने 20 का नोट पिक किया, 20 प्लस 270 इक्वल टू 290 विच इज ग्रेटर देन 279, आपने इसे रिजेक्ट कर दिया है। 10 का नोट पिक किया तो 280 हो रहा है,
ग्रेटर देन 279 ने रिजेक्ट किया। 5 का नोट आपने पिक किया, 5 + 270 इक्वल टू 275, लेस देन 279 आपने से एक्सेप्ट किया है। एल्गोरिथम हमारा अगेन 5 का नोट सेलेक्ट कर रहा है, तो 275 + 5 इक्वल टू 280, ग्रेटर देन 279 आपने से रिजेक्ट कर दिया है। 2 का नोट आपने उठाया, 2 + 275 279 277 हो रहा है, लेस देन 279 एक्सेप्ट हो रहा है। फिर 2 का नोट आपने उठाया, 2 + 277 इक्वल टू 279 इक्वल टू 279, तो ये आपकी 279 की पेमेंट हो गई है, ये इक्वल हो गया है। टोटल कितने नोटों में पेमेंट किया, 1 2 3 4 5 और बैक साइड में 200 का है, 6 नोटों में आपने पेमेंट किया है। तो 279 की जो अमाउंट है आपको मिनिमम 6 नोटों में पेमेंट करनी पड़ेगी, इससे कम नोट में आप इसकी पेमेंट नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया होगा सबको। तो ये जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है, इस सॉल्यूशन को मैं कहूँगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि इससे कम नोट के अंदर आप इसकी पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक, दूसरा हमने केस किया था लास्ट क्लास में, एक हाइपोथेटिकल कंट्री है जिसमें आपको 80 रुपए की पेमेंट करनी है, जिसमें डिनोमिनेशन अवेलेबल है, 60 का नोट है, 40 का नोट है, 10 का नोट है। ये नोट इंडिया में तो है नहीं, 60 और 40 का तो इंडिया में है नहीं, कोई अदर कंट्री है जिसमें ये नोट हो सकते हैं, और आपको 80 रुपए की पेमेंट करनी है। तो सेम तरीका प्रोसेस आप अपनाओगे, चोजन डिनोमिनेशन, टोटल अमाउंट सो फार। सबसे पहले आप बड़े वाला नोट, आप देखो यहाँ पर जब भी मैंने दिखाया है नोट आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 60 का नोट आपने उठाया तो लेस देन 80, अगेन 60 का उठाया रिजेक्ट हो गया, 40 का उठाया रिजेक्ट हो गया, 2 बार आपने 10 का नोट उठाया है, 60 और 10 70 और 10 80 रुपए आपकी पेमेंट हो गई है। तो टोटल कितने नोट में पेमेंट हुई है, 3 नोटों में पेमेंट हो गई है। ग्रेडी टेक्निक ने आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया है, बट ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, ये सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। क्यों सब ऑप्टिमल क्यों कहेंगे, क्योंकि मैं दो 40 के नोट से भी इसकी पेमेंट कर सकता हूँ। मिनिमम जब मैं नोट की बात करता हूँ 240 के नोट से भी इसकी पेमेंट की जा सकती है, बट हमारा ग्रेडी एल्गोरिथम इस 3 नोट्स में पेमेंट कर रहा है। तो सॉल्यूशन तो मिला जरूर है, बट ये ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि 3 नोट में हम पेमेंट कर रहे हैं। हम मैं ये नहीं कह सकता यहाँ पे कि इससे कम नोट में पेमेंट नहीं हो सकती, हो सकती है। कैसे, 240 के नोट से हो सकती है। तो ये जो सॉल्यूशन मिला है ये सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। ये तीसरा केस मेरा था जहां पर ग्रेडी टेक्निक फेल हो रही है, पेमेंट हो सकती है बट ग्रेडी एल्गोरिथम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे रही है। एक फिर हाइपोथेटिकल कंट्री जिसमें डिनोमिनेशन अवेलेबल है 50 का, 30 का, 20 का। 50 आपने उठाया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने 30 उठाया, 30 + 50 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, लेस देन 90 आपने एक्सेप्ट कर लिया। पहली बार आपने 50 उठाया, दोबारा आप 50 उठाओगे तो रिजेक्ट में आ जाओगे। थर्ड टाइम आपने क्या उठाया, 30 का उठाया, सो 50 + 30 आपका कितना बनेगा, 50 + 30 आपका बन गया 80, जिसे आप क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। फिर आपने 20 का उठाया, 20 + 80 100 विच इज ग्रेटर देन 90, रिजेक्ट। आपके पास 50 का, 30 का और 20 के 3 ही नोट थे और वो नोट सारे के सारे रिजेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल सॉल्यूशन है। इस प्रॉब्लम के 2 सॉल्यूशन है, या तो आप 3 30 के नोट से पेमेंट कर दो, या एक 50 का नोट और 2 20 के नोट से आप पेमेंट कर सकते हो, 90 रुपये आपको बन जाएंगे। बट हमारा यहाँ एल्गोरिथम ग्रेडी टेक्निक फेल हो रहा है, वो इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन नहीं दे रहा है। यहाँ पर ये चीज भी आपको क्लियर हो गई थी लास्ट क्लास में। अब इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ टर्म्स के बारे में बात कर रहा था, और इस टर्म्स को लास्ट क्लास में मैंने एल्गोरिथम के थ्रू आपको समझाया था। यहाँ पर डायग्राम से भी समझाया था इस टर्म्स को, ग्रेडी टेक्निक। अब जो हम आगे जो टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो ये है फॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्रेडी टेक्निक। तो इस टर्म्स को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ग्रेडी टेक्निक के जो टर्म्स है, 7 टर्म्स यहाँ दे रखे हैं। एक जीवी है, एक सीवी है, आरवी है, सेल्फ फंक्शन है, सॉल्व फंक्शन है, फीड फंक्शन है और ओबीजे फंक्शन है, ओबीजे एफ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं इसे हम। तो हमारे पास जो हमने क्वेश्चन 279 की पेमेंट वाला किया था मैंने, उस क्वेश्चन को मैं डायग्रामेटिकली आपको समझा रहा हूँ। जीवी आपका गिवन वैल्यू है, ये एक ट्रे है,
इसमें सारे नोट्स अवेलेबल है जो इंडिया में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जीवी गिवन वैल्यू, सीवी वो वैल्यू है जो 279 आप जो नोट बना रहे हो उसे आप चूज कर रहे हो। आपने 200 का नोट चूज किया था, 50 का, 20 का, 5 2 कितने बार आपने चूज किया था? 2 बार चूज किया था, तब जाके आपको यहाँ पर टोटल अमाउंट बनी थी 279। आरवी आपका होता है रिजेक्टेड वैल्यू, तो जो आपने सेलेक्ट नहीं, जैसे आपने सबसे पहले 2000 का नोट पिक किया था उसे आपने रिजेक्ट कर दिया, 500 का नोट पिक किया आपने रिजेक्ट किया था, 200 का नोट भी बाद में आपने रिजेक्ट कर दिया था, एक टाइम तो आपका एक्सेप्ट भी हुआ था, फिर अगले ही टाइम आपका रिजेक्ट हो गया था। 100 का आपका एक्सेप्ट हुआ ही नहीं, 100 का आपने रिजेक्ट कर दिया। 50 का जो नोट आपका है उससे आपने पहली बार तो एक्सेप्ट किया, सेकंड टाइम आपने रिजेक्ट किया था। 20 का नोट आपने एक्सेप्ट किया, फिर अगले बार आपने इसे रिजेक्ट भी कर दिया है 20 का नोट। 10 का नोट आपने एक्सेप्ट किया नहीं, 10 का सीधा रिजेक्ट हो गया। 5 का नोट आपने वन टाइम एक्सेप्ट किया, फिर आपने रिजेक्ट कर दिया। 2 के नोट के 2 बार आपका इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद रिजेक्शन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि मुझे जो अमाउंट चाहिए थी 279 वो यहाँ पर बन चुकी है। ये अमाउंट आपकी बनी थी 279, आप चेक कर सकते हो कि चोजन वैल्यू सबको मैं काउंट करूंगा तो आपकी फाइनल वैल्यू क्या बन रही है? 279 चोजन आपने जो सेलेक्ट किया है बन रही है नहीं बन रही है? बन रही है। तो ये तो गिवन वैल्यू है, रिजेक्टेड हो गई, और ये आपका सिलेक्शन वैल्यू है। तो यहाँ पर काउंट कर लो नंबर ऑफ नोट कितने हैं, 3 4 5 6, इन 6 नोटों में आपकी पेमेंट हो गई है। तो 3 टर्म्स को आपको क्लियर हो गया होगा। गिवन वैल्यू जो ट्रे दे रखी है नोट होगी, जो आपने सेलेक्ट किया जो आपके पास रहेगा, और जिस आपने रिजेक्ट कर दिया, ये 3 ट्रे हमारे पास अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट सेल्फ एक फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं सिलेक्शन फंक्शन। सिलेक्शन फंक्शन का काम है जो गिवन वैल्यू की जो ट्रे है उसमें से नोट को सिलेक्ट करेगा। इसका काम क्या है? सिलेक्शन करना। कहाँ से सिलेक्ट करेगा? इस जो गिवन वैल्यू है वो वैल्यू सिलेक्ट हो रही है, कोई वैल्यू उठा के लेके आ रहा है तो कहाँ से करेगा? गिवन वैल्यू में से क्या करेगा? सिलेक्शन फंक्शन नोट को सिलेक्ट करेगा। सॉल्व का मतलब है सॉल्यूशन फंक्शन। सॉल्यूशन हमारे क्या है? 279। तो ग्रेडी एल्गोरिथम देखेगा कैसे, इसमें ऐड कर करके 200 प्लस 50 250 प्लस भी 270, क्या सॉल्यूशन मिल गया? नहीं मिला, क्योंकि ये 270 279 के बराबर नहीं हुआ। जब ये अमाउंट इस अमाउंट के बराबर आ जाएगी तो मैं बोलूंगा सॉल्यूशन मिल गया है, सॉल्यूशन रीच्ड, अदरवाइज सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो सॉल्व फंक्शन क्या करेगा? सीवी में जो अमाउंट आ रही है, जो नोट आपके पास आ रहे हैं उन सबको ऐड करता चला जाएगा। फिर आपको होता है फिजिबिलिटी फंक्शन। जो नोट सेल्फ फंक्शन चूज करके लेके आ रहा है, फिजिबिलिटी क्या कर रहा है? उसे ऐड करके देख रहा है क्या वो जो नोट आपने सेलेक्ट किया है क्या वो सॉल्यूशन का पार्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक समझाता हूँ, 100 का नोट, 200 का नोट आपने उठाया, पहले चूज कर लिया, फिर उसके बाद आपने उठाया 100 का नोट, तो उसने ऐड किया। फिजिबिलिटी फंक्शन ने क्या किया? चेक किया 200 प्लस 100 इक्वल टू 300, इट इज ग्रेटर देन 279। क्या यह सॉल्यूशन तक पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। तो फिजिबिलिटी ने उसे क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। फिजिबिलिटी ने क्या कहा कि भाई फिजिबल नहीं है, तो फिजिबिलिटी ने उसे क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। फिजिबिलिटी ने उसे क्या कहा, क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। समझ आपको ये भी आ गई होगी। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये क्या रिटर्न करता है? जो नोट आपने चोजन वैल्यू में सिलेक्ट किया है, कितने नोट है? 6 नोट है, तो ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या करेगा? नंबर ऑफ नोट काउंट करके चोजन वैल्यू से वो रिटर्न करेगा कि मिनिमम 6 नोटों से आपकी पेमेंट होगी, इससे मिनिमम आप पेमेंट नहीं कर सकते, नोटों से पेमेंट नहीं कर सकते। तो ये हमारा ग्रीडी टेक्निक का मेन जो फंडा था, जो ये 7 जो टर्म्स है, अब इसी टर्म्स पे पूरा इसका एल्गोरिथम डिपेंड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ग्रीडी टेक्निक का जो एल्गोरिथम है वो क्या कहता है? ये एल्गोरिथम यहाँ से स्टार्ट है, इसका फंक्शन जिसका नाम रखा मैंने ग्रीडी, ये अंडरस्कोर है, ध्यान रखना, ग्रीडी अंडरस्कोर स्ट्रक्चर या ग्रीडी टेक्निक आप लिख दो। जीवी कॉलन सेट, जीवी आपका गिवन वैल्यू है, सेट जानते हो मैथ के अंदर सेट क्या होता है? कलेक्शन हो गया एक तरह का, है ना। तो गिवन वैल्यू आपकी सेट में है और आउटपुट किस में आ रहा है? सेट में आ रहा है। आउटपुट कौन सा है? सीवी है ना, चोजन वैल्यू। ये गिवन वैल्यू का सेट होगा, चोजन वैल्यू का सेट होगा। इनिशियली सीवी क्या है? 5 है, ये इक्वल का सिंबल है, एल्गोरिथम में आपको पता है ना इक्वल का सिंबल, लेस देन और ये डैश का सिंबल होता है जिसे हम असाइनमेंट का सिंबल बोलते हैं। इनिशियली आपने एक भी नोट सेलेक्ट नहीं किया है तो सीवी क्या होगा? 5 होगा।
ये जो दे रखा ब्रेसेस यहाँ से शुरू यहाँ पर खत्म, इसे हम कमेंट्स बोलते हैं। एल्गो के अंदर क्या बोलते हैं हम? कमेंट्स। डेटा सेक्शन में भी मैंने आपको पढ़ाया था ये। इनिशियली द सेट ऑफ कंसिडर वैल्यू इज एम्प्टी। ये कंसिडर नहीं होगा, ये चोजन वैल्यू होगा। कंसिडर वैल्यू ले लो चाहे चोजन ले लो, एक ही बात है। इनिशियली क्या आपका ये एम्प्टी है, सीवी अभी खाली है। अब देखो भाई लूप कब तक चलेगा? वाइल दो केस मैंने यहाँ लगाए हैं। जीवी नॉट इक्वल टू आरवी, जीवी नॉट इक्वल टू आरवी, जीवी गिवन है, आरवी रिजेक्टेड वैल्यू है। लूप तब तक चलेगा या जो गिवन वैल्यू में जितने भी आपके नोट थे, आपको पता आखिरी नोट कौन सा था आपके 279 के केस में? आखिरी नोट था आपका 1 रुपीज का नोट था। कि जब तक जीवन लूप तब तक चले जब तक गिवन वैल्यू के सारा वैल्यू नॉट इक्वल टू रिजेक्टेड वैल्यू, यानी सारे का सारा गिवन वैल्यू रिजेक्टेड वैल्यू ना बन जाए, पहला केस। एंड नॉट सॉल्व सीवी डू। नॉट सॉल्व का मतलब है सॉल्व क्या है? सॉल्यूशन फंक्शन है। या तो सारे के सारे नोट रिजेक्ट हो जाए या फिर सॉल्यूशन फंक्शन किस में से काउंट करेगा? सीवी में से, चोजन वैल्यू में से काउंट करेगा। या तो जब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिला है तब तक लूप चलता रहे, या फिर जब तक सारे के सारे नोट रिजेक्ट ना हो जाए तब तक लूप चलता रहे। वाइल आपका एल्गो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे लूप चल रहा है यहाँ पे वाइल का, और वाइल के बाद हम लगा रहे हैं डू। ये लिखने का सिंटेक्स होता है लूप के अंदर। कब तक लूप चलेगा? जब तक सारे के सारे नोट या तो रिजेक्ट ना हो जाए या फिर सॉल्यूशन ना मिल जाए, दो में से कोई एक केस। या तो सारे नोट आपके रिजेक्ट हो गए। अभी मैंने आपको 3 केस करवाए थे, जिसमें आखिरी वाला था मेरा फेल वाला केस। तो जीवी के सारे नोट रिजेक्टेड हो गए थे, लूप से बाहर निकल जाओगे। जीवी नॉट इक्वल टू आरवी, जब तक जीवी आरवी के बराबर नहीं है तब तक लूप चले। जब जीवी और आरवी बराबर हो जाए तो लूप से बाहर निकल जाओ। तो वो हमारा केस था फेल वाला केस, आपने देखा ही था। और ये 279 वाला केस समझ लो आप, कि जब तक जीवी के सारे नोट आरवी में ना आ जाए या फिर सॉल्यूशन ना मिल जाए। सॉल्यूशन किस में से चेक करेगा? सीवी में से जाके चेक करेगा। सीवी क्या आपका? चोजन वैल्यू। तो चोजन वैल्यू में काउंट करेगा। पहले आपने 200 का नोट पिक किया, फिर 50 का नोट पिक किया, फिर 20 का किया, फिर 5 का किया। तो सॉल्यूशन फंक्शन इसमें जाकर काउंट कर रहा है या 279 बन रहा है या नहीं बन रहा, तब तक आपका लूप चलता रहेगा। वाइल के बाद आप बिगिन। अब सिलेक्शन फंक्शन का काम क्या है? सेल्फ सिलेक्शन फंक्शन। ये कहाँ से नोट को सिलेक्ट करेगा? जीवी में से। सेल्फ सिलेक्शन फंक्शन क्या किया? जीवी में से, ये ब्रैकेट इसी के पास में है, ये पैरामीटर है फंक्शन के पास में। इसे जीवी में से पहले वाला नोट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके नोट किस में स्टोर करवा रहा है? वी में स्टोर करवा रहा है। मान लो इसे 2000 का नोट उठाया, उठाकर किस में डाला? वी में डाल दिया। अब इसके बाद में इफ फिजिबिलिटी फंक्शन चेक करेगा कि जो नोट आपने उठाया है जो वी में स्टोर हो गया है, क्या वो सॉल्यूशन का पार्ट है या नहीं है। फिर चेक कर रहा है सीवी यूनियन वी। सीवी में अभी इनिशियली आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको पता ही है इनिशियली सीवी क्या था? 5 था। यूनियन का मतलब है यहाँ प्लस। वी में मान लो आपने उठाया 2000 का नोट, तो सीवी में क्या? 5 प्लस 2000 इक्वल टू किस में स्टोर हो गया? सीवी में। तो सीवी में आपने क्या किया? 2000 का नोट आपने स्टोर किया है। तो चेक किया जा रहा है, अगर वो फिजिबल है तो रखा जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट किया जाएगा। और फिजिबल नहीं है, फिर फिजिबिलिटी चेक कर रहा है फंक्शन अपना। अगर फिजिबल नहीं है तो एल्स क्या करेगा? वो उस 2000 के नोट को रिजेक्ट कर देगा। तो आरवी यूनियन वी, आरवी में मान लो भी कुछ भी नहीं है, तो 2000 को नोट को वी जो आपका था 2000 का नोट था, तो 2000 के नोट को इसमें ऐड करके आरवी में स्टोर करवा देगा। तो ये हमारा मेन केस है, या तो चोजन वैल्यू में जाएगा या रिजेक्टेड जाएगा। तीसरा तो कोई केस है नहीं, गिवन वैल्यू में से जो नोट है या तो चूज किया जाएगा रिजेक्ट किया जाएगा। ये एंड, यहाँ पर लूप आपका बंद हो गया है, ये बिगिन था लूप का, ये एंड हो गया है। इसके बाद में इफ सॉल्व का मतलब है सॉल्यूशन फंक्शन। सॉल्यूशन किस में से काउंट करेगा? सीवी में से काउंट करेगा। तो सॉल्यूशन फंक्शन अगर ट्रू है देन रिटर्न objf फंक्शन। objf है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस में से काउंट करेगा? सीवी में से काउंट करेगा। अभी टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हो गए, कितने नोटों में आपकी पेमेंट हो गई है। तो इफ सॉल्व अगर सॉल्यूशन मिल गया है देन रिटर्न्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन सीवी में से काउंट करके आपको दिखाएगा। एल्स नहीं तो क्या रिटर्न करेगा?
नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, सॉल्यूशन नहीं है। ये नो सॉल्यूशन पॉसिबल कब आएगा? फेल वाला जो केस था उस केस में आपका आएगा नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। एंड फंक्शन ग्रिड स्ट्रक्चर, तो जो फंक्शन का हमारा नाम था जो हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे, फंक्शन यहाँ से शुरू किया था ग्रिड स्ट्रक्चर, उस ग्रिड स्ट्रक्चर को मैंने क्या किया है? एंड कर दिया है, तो एंड फंक्शन ग्रिड स्ट्रक्चर, ये एल्गोरिथम था। अब जिसके भी सवाल है वो सवाल मुझसे पूछ सकता है। जिसके भी कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पूछ सकता है, क्योंकि अभी मैंने ग्रिडी एल्गोरिथम आपको प्रॉपर्ली करवा दिया है। जो लास्ट क्लास में आए थे या नहीं आए थे, नॉट एन इशू, मैंने प्रॉपर्ली दोबारा करवा दिया विद एल्गोरिथम के साथ में। किसी को मन में कोई सवाल है पूछ सकता है। अब हमारा टॉपिक है MCST, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। अब मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री MCST के बारे से हम MST भी बोलते हैं, ऑफ ए वेटेड कनेक्टेड ग्राफ। वेट यानी एक एज होगी, एज पे क्या होगा? वेट होगा। एक ग्राफ आपका है, ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। ग्राफ को हमने G से डिनोट किया है। इज दैट स्पैनिंग ट्री whose sum of length या weight of all its edges is minimum। जैसे कि मैंने आपको ग्रिडी एल्गोरिथम के अंदर बताया था कि कॉस्ट कम से कम आनी चाहिए among all the possible spanning tree of G। जितने भी आपके पास पाथ है उस पाथ के अंदर आपको जो भी आपको पाथ सेलेक्ट आप कर रहे हो उस पाथ की कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। या फिर हम ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, उस ग्राफ की कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। सारे के सारे वर्टिसेस कवर होने चाहिए और वेट सबसे कम होना चाहिए। सो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री MCST of a weighted connected graph G is that spanning tree whose sum of length यानी टोटल जो लेंथ होगी जो एजेस पे, जिसे हम वेट बोलते हैं, ऑफ ऑल इट्स एजेस इज मिनिमम। सारे के सारे एज की जो वेट होगी क्या होगी? कम होगी, जो आप सेलेक्ट करोगे। among all the possible spanning tree of G, वर्ड एक आया है स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या होता है? जिसमें सारी वर्टिसेस कवर होती है और कनेक्टेड होता है। एजेस हमेशा n-1 होगी। जितनी आपकी एज है वो वर्टेक्स से एक कम होगी। और आपके 5 वर्टेक्स है तो एज कितनी होगी? 4 होगी। तो इस MCST का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ एफिशिएंट नेटवर्क। नेटवर्किंग जो हम पढ़ते हैं, रूटिंग एल्गोरिथम पढ़ते हैं हम नेटवर्क के अंदर, तो वो उसका रूट डिसाइड करने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क डिजाइन करने में और रूटिंग एल्गोरिथम दोनों इसमें लिखा हुआ है, इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब इसके अंदर एल्गोरिथम के अंदर प्रिम्स एल्गोरिथम एंड क्रुशिकल्स एल्गोरिथम, दो एल्गोरिथम हमारे पास है अभी MCST के। फर्स्ट वन इज प्रिम्स एल्गोरिथम, सेकंड वन इज क्रुशिकल्स एल्गोरिथम। ये डायग्राम समझा रखा मैंने, ए बी, ये सी है, ये डी है और ये आपका ई है। 5 आपके वर्टिसेस है और ये A to D जो आपका एज है इसमें वेट है 700, A to B है 200, A to E 100। ये सारी आपको जो वेट है हर एज पे आपको एक वेट मिल रही है। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि B to D आपको कवर करना है। ये B रहा और ये आपका D रहा, तो B to D जाने के कौन कौन से रूट है और सबसे कम कॉस्ट क्या होगी? सबसे कम कॉस्ट क्या होगी? तो मल्टीपल देखो 900 है, 1000 है, 1100 है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे पास रूट अवेलेबल है, तो B से A और A से D, B to A, A to D, B to A 200 और A to D 700, 900 कॉस्ट आपकी आ रही है। बाकी मल्टीपल रूट्स हमारे पास है, तो सबसे कम कॉस्ट की कौन सा रूट की आएगी? B to A एंड A to D। अब यहाँ पर हम बात करेंगे apply Kruskal's algorithm on the following graph to find minimum cost spanning tree MCST। हमारे पास दो एल्गोरिथम अभी हाथ में है, एक तो क्रुशिकल्स है, दूसरा हमारे पास प्रिम्स एल्गोरिथम है। जब मैं क्रुशिकल एल्गोरिथम की बात करता हूँ तो इसके अंदर ये जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में जो वेट है, एजेस पे जो वेट दे रखा है, इन वेट को आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है।
जैसे 1 से 2, 1 वर्टेक्स और 2 वर्टेक्स, ये 2 वर्टेक्स है, ये जो आपकी एज है इस पे वेट कितना है 2 है, 2 और 3 पे वेट आपका 3 आ रहा है, 1 और 4 पे 5 आ रहा है। तो जितने भी ये वर्टेक्स है, इन जितनी भी एजेस है, इन पे जो वेट है उस वेट को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सॉल्यूशन में देखो, ये मैंने एक लिखा है एजेस, जो यहाँ पर आप एजेस के नाम लिख रहे हो और ये आप लिख रहे हो वेट। तो वेजेस लिखा मैंने 1 2, 1 और 2 पे वेट कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ये मैंने लिखा 2, 2 कहीं और है नहीं है। अब अगला वेट देखते हैं 2 और 3 पे वेट कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 3 आ गया, 3 कहीं और है कहीं और नहीं है 3। 4 देखते हैं, 4 कहाँ कहाँ पर है, 4 से 5 पे 4 है, 6 से 7 पे 4 है, 4 से 5, 6 से 7 पे 4 है, इट्स ओके, और तो है नहीं। 5 कहाँ पे है, 1 से 4, 4 से 7, 2 से 5, 1 से 4, 4 से 7 एंड 2 से 5, इनका वेट आपका आपने लिख लिया असेंडिंग ऑर्डर में। 6, 3 से 5 और है नहीं, 2 से 4 पे आपका 7 आ रहा है, ये 2 है एंड ये 4 से 7 है, 3 से 6 पे 8 है, 3 to 6 पे 8 है एंड 5 to 7 8 है एंड 5 to 6 9 है। तो आपने देखा जितने भी ये वेट है इन सबको पहले मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब जिस तरह से डायग्राम हमें दे रखा है, जो ड्रॉ किया हुआ है, उसी फॉर्मेट में हमें काम करना है। ध्यान करना, मैं अगर कुछ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, साइकिल नहीं बननी चाहिए। साइकिल आप जानते हो क्या होता है, स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंडिंग वर्टेक्स सेम है, उसे हम साइकिल बोलेंगे। जैसे 1 4 5 2, फिर अगेन 1 पे अगर मैं आता हूँ 1 4 5 2 1, इसे हम साइकिल बोलेंगे। फिर 2 4 5 2, ये जैसे ट्राइंगल आपका है जिसकी 3 साइड है, ये भी आपका साइकिल बन रहा है। तो चारों ओर से बंद नहीं होना चाहिए, यानी साइकिल नहीं बननी चाहिए। असाइक्लिक ग्राफ आपका बनना चाहिए। आपके पास टोटल 2 and 3 5 and 2 7 वर्टेक्स है, यानी वर्टिसेस है, वो सातों के सातों कवर होनी चाहिए। एज जो आपकी होगी 6 होगी, 7 वर्टेक्स, तो एज कितनी होगी 6 एजेस होगी। वर्टेक्स आपकी एक कम होगी, सॉरी एज आपकी एक कम होगी, वर्टेक्स 7 होगी, एज 6 होगी और साइकिल नहीं बनेगा, और जो वेट होगा सबसे मिनिमम होगा। तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन हम इसका निकाल रहे हैं। स्टेप लिखा है यहाँ पर, जो एज हमने कंसिडर किया था, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, स्पैनिंग फॉरेस्ट। इनिशियलाइजेशन के अंदर आपके ये 7 वर्टिसेस है, यहाँ पर नाम लिखे हुए मैंने, और ये आपका स्पैनिंग फॉरेस्ट है। अभी हमने कुछ ड्रॉ नहीं किया है, 1 से 7 तक है, ये कर्ली ब्रेसेस में लिखा है, ये मैंने आपको पैरेंथेसिस में लिखा है। नंबर 1 पे जो मैं एस सेलेक्ट करूंगा और 2 1 सेलेक्ट करूंगा, कौन सा, या 1 2। देखो यहाँ पे जब मैंने 1 2 सेलेक्ट किया, एच कौन सा कंसिडर किया 1 2, क्योंकि जो इसकी कॉस्ट सबसे कम है। यहाँ पर मैंने लिखा 1 2, ये जो कनेक्टेड कंपोनेंट आपका है, तो 1 और 2 आपस में कनेक्ट हो चुका है, बाकी जो कनेक्टेड नहीं वो सारे सेपरेट है। स्पैनिंग फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आप यहाँ देखो 1 और 2 को मैंने यहाँ कनेक्ट करके दे दिया है, इसके ऊपर मैंने वेट लिखा हुआ है 2, बाकी सब अलग अलग पड़े हैं। अगेन है 2 और 3, जिसकी कॉस्ट क्या 3 है, 2 3 देखो इसी के पैरेलल आ रहा है, पैरेलल की साथ समानांतर यहीं पे आ रहा है, 2 और 3 एक साथ आ रहा है, 1 और 2 के पैरेलल में नहीं है, 2 के बाद 3 आपका आ रहा है, 3 है ना। तो 2 3 मैंने पिकअप किया, तो 1 और 2 तो आपस में कनेक्टेड था, तो 2 और 3 कनेक्ट हो गया। 4 5 6 7 आपस में कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं है, तो 1 और 2 तो था, 2 और 3 यहाँ पर कनेक्टेड हो गया है, 4 5 6 7 छोड़ दिया हमने। नेक्स्ट 4, ये किस पे 4 और 5 पे, ये नीचे वाला, ये पैरेलल लाइन है 1 और 2 की, 4 और 5। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 आपस में कनेक्टेड था, अब 4 और 5 को मैंने कनेक्ट किया है, तो 4 और 5 देखो आपको पैरेलल लाइन पे आपकी आ गई है। तो यहाँ पर 3 के बाद 6 और 7 लिखा मैंने यहाँ पे, 4 और 5 नीचे आपको आ गया पैरेलल लाइन पे। फिर 6 और 7 जिसकी कॉस्ट है 4, 6 ये रहा, 7 ये रहा, ये दिख रहा है आपको ये। तो 6 7 आपको यहाँ पर था, तो जिस साइड में आपका 6 था, जिस साइड में आपको 7 था, मैंने ये लिखा है। 1 2 3 आपका कनेक्टेड कंपोनेंट था, 4 5 आपका कनेक्टेड था, तो 6 और 7 भी आपका कनेक्टेड हो चुका है। 1 और 4 पे कॉस्ट क्या है 5 है, ये रहा 1 और 4, अब यहाँ पर कनेक्टेड होना शुरू हो जाएगा। वन और 4, तो 1 2 3 4 5 आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो 1 और 4 पे कॉस्ट क्या आ गई 5 आ गई है। अगेन हमने 4 और 7 कनेक्ट किया, हो सकता है इसके बाद 4 और 7 ही हो, जिसकी कॉस्ट क्या आ रही है, ये कॉस्ट आपकी थी 5 थी ना, ये कॉस्ट भी आपकी 5 है जब मैंने ये कनेक्ट किया।
और इसके बाद में आप चेक कर सकते हो 7 वर्टिसेस से एच कितनी है 1 2 3 4 5 6। जैसे हमारे n-1 तक आपका लूप चलेगा तो आपका एल्गोरिथम यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा। फिर जो वेट दे रखा है इन सबको आप ऐड कर लो, आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे। सो मिनिमम इसका जो कॉस्ट है वो 23 है क्रूशकल का, इस क्वेश्चन का। यहाँ पर एक दो बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायग्राम। जैसे मैंने 6 7 पहले लिया था, 1 4 है जो हमने उठाया था, 2 5 कहीं मान लो मैंने कुछ और उठाया, 2 5 उठाया या 4 7 उठाया, तो हो सकता है कि वो आपका साइकिल बन जाए। तो जहां पर भी साइकिल बनती है, बॉक्स बनने की कोशिश होती है, तो वहां पर आप रिजेक्टेड डाल दो, क्यों रिजेक्टेड है, ड्यू टू बिकॉज इट फॉर्म्स अ साइकिल। ये पैक नहीं होता, 2 और 5 आप पिक नहीं कर सकते। अगर आप 2 और 5 पिक करते साइकिल फॉर्म होता आपका। ठीक है, समझ आ रही है आपको ये? तो सर वो रिजेक्टेड लिखना जरूरी है या ऐसे ही छोड़ दें? लिखना जरूरी है, क्यों रिजेक्टेड है। स्टेप एल्गोरिथम का मतलब अच्छा, है, एल्गोरिथम का मतलब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आप किसी भी स्टेप को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा प्रोग्राम एल्गोरिथम को ही फॉलो करता है। ध्यान करना इस बात का। तो आप कोई भी चीज इसमें स्किप नहीं कर सकते। अगर आप स्किप करते हो तो आपको आंसर रॉन्ग होगा।